हेलो हाय एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे पीजेंट मूवमेंट्स के बारे में। यहाँ पे हमारा जो फोकस रहेगा वो रहेगा प्रीलिम पर्सपेक्टिव पे। प्रीलिम में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं पीजेंट मूवमेंट पे, उसी पे हमारा फोकस रहेगा। तो किस तरह के क्वेश्चन जनरली बनते हैं, तो ये रहते हैं रिवोल्ट। ये रिवोल्ट कब हुआ था, कौन से ईयर में हुआ था, ईयर इंपॉर्टेंट होता है। किस जगह पे हुआ था, प्लेस इंपॉर्टेंट होता है। किस वजह से हुआ था, इसके कॉजेज क्या थे, इसके लीडर कौन थे, रिजल्ट क्या रहा था, कोई एक्ट यहाँ पे बना था तो वो एक्ट इम्पोर्टेंट हो जाता है। और ये जो है मूवमेंट जो है पीजेंट मूवमेंट, ये वॉयलेंट थी या नॉन वॉयलेंट थी, ये इम्पोर्टेंट जो है रहता है प्रीलिम पर्सपेक्टिव से, वॉयलेंट और नॉन वॉयलेंट। इसके साथ इनकी क्रोनोलॉजी भी पूछी जा सकती है। आपको 3 या 4 मूवमेंट दे दी जाएंगी और पूछा जाएगा कि इनकी क्रोनोलॉजी अरेंज कीजिए। तो मतलब डेट आपको पता होनी चाहिए कि, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये पीजेंट मूवमेंट। तो स्टार्ट करते हैं हम। फर्स्ट है हमारा इंडिगो रिवोल्ट। इंडिगो रिवोल्ट जो है ये हुआ था 1859 से 1860 में। कहाँ पे हुआ, बंगाल में ये हुआ था। इसे नील विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। और इसके जो लीडर थे वो थे विष्णु चरण विश्वास और दिगंबर विश्वास। इन्होंने लेड किया था रेबेलियन को। किसके अगेंस्ट ये हुआ था, ये हुआ था अगेंस्ट द प्लांटर्स इन बंगाल। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट रहता है कि किसके अगेंस्ट ये मूवमेंट हुई थी। तो ये हुई थी प्लांटर्स के, जो इंडिगो की प्लांटिंग कराते थे, इंडिगो प्लांटर्स जो थे उनके अगेंस्ट ये मूवमेंट हुई थी। किसने लेड किया था, विष्णु चरण विश्वास और दिगंबर विश्वास ने। कब, 1859 में। अब हम जनरली थोड़ा बात कर लेते हैं इसकी बैकग्राउंड की कि क्यों हुआ था, इंडिगो रिवोल्ट होने का कारण क्या था। तो इसमें जो यूरोपियन प्लांटर थे उन्होंने पीजेंट्स को बोला कि भाई आप जो है इंडिगो की खेती करो इंस्टेड ऑफ फूड क्रॉप। जो फूड की खेती करते हैं, फूड क्रॉप्स की, जैसे कि गेहूं की, चावल की, उसकी जगह पे आप खेती करो इंडिगो की, नील की खेती करो। पहला कारण तो यही था। दूसरा कारण क्या था, जो लोन दिया जाता था वो बहुत ही ज्यादा हाई इंटरेस्ट रेट पे दिया जाता था। इन प्लांटर्स के द्वारा पीजेंट को काफी हाई इंटरेस्ट रेट पे लोन देते थे। और तीसरा जो है प्राइस जो दिया जाता था प्लांटर्स के द्वारा वो बहुत ही कम दिया जाता था। सिर्फ 2.5% दिया जाता था मार्केट प्राइस का। आप देख सकते हैं, कैन यू इमेजिन, सिर्फ 2.5% दिया जाता था। जो मार्केट प्राइस है इंडिगो का, उसका सिर्फ 2.5% प्लांटर देते थे पीजेंट्स को। तो देखो कितना ज्यादा ऑप्रेसिव था। तो होना ही था रिवोल्ट तो। बाकी और भी कुछ कारण थे, वो भी हम देख लेते हैं। और कारण क्या थे, जो फार्मर थे वो काफी ज्यादा अनप्रोटेक्टेड थे इन इंडिगो प्लांटर्स की वजह से। जो ये इंडिगो प्लांटर थे ये लाठियाल भी रखते थे, लाठियाल। यदि कोई फार्मर इनकी बात नहीं मानता था तो उनकी प्रॉपर्टी को जो है वो डिस्ट्रक्ट कर दिया जाता था, तहस नहस कर देते थे उनकी प्रॉपर्टी को। उनकी पिटाई अलग से करते थे अगर जो है फार्मर जो है वो प्लांटर की बात नहीं मानते थे, इफ द प्लांटर अनविलिंग टू ओबे देम। और इसमें एक और पॉइंट था, जो यूरोपियन प्लांटर्स थे और जो फार्मर्स थे इनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट साइन होता था, कॉन्ट्रैक्ट। ये कॉन्ट्रैक्ट जो है 1 साल के लिए भी हो सकता था, 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, 4, 5, मतलब कितने भी साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट साइन हो सकता था। इसमें क्या होता था, इस कॉन्ट्रैक्ट में ये होता था कि एडवांस मनी दे दिया जाता था। एडवांस मनी दे देते थे जो प्लांटर्स थे पीजेंट्स को। और इसमें क्या होता था कि सारा खर्चा जो है वो किसको उठाना है, फार्मर को उठाना है। इवन जो ये कॉन्ट्रैक्ट होता था, जिस स्टैम्प पेपर पे ये होता था, ये एक स्टैम्प पेपर पे होता था, उसकी कॉस्ट भी किसे पे करनी है, फार्मर को करनी है। स्टैम्प पेपर की कॉस्ट भी देनी है, उसके बाद जो ऊपर से जितना भी खर्चा होगा वो भी फार्मर का होगा। यहाँ तक कि जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होती थी, ट्रांसपोर्टेशन, वो भी फार्मर को ही पे करनी होती थी। मीन्स जो खेत में इन्होंने नील लगाया उसके बाद ये जो नील को लेके जाते थे फैक्ट्री तक, उसका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी जो है फार्मर को देना होता था। और फिर क्या रिजल्ट रहता था, फार्मर के पास कुछ पैसे बचते ही नहीं थे, इवन जो है वो नेगेटिव में चले जाते थे। जो उन्होंने एडवांस लिया था वो क्या हुआ, नेगेटिव में चला गया, मीन्स उनको अपनी जेब से ही देना पड़ा। फिर जब सेकेंड ईयर आया, सेकेंड ईयर में क्या करते थे, जो ये ब्रिटिश यूरोपियन प्लांटर्स थे ये करते थे कि उसको माइनस कर देते थे। जो इन्हें एडवांस देना होता था नेक्स्ट ईयर का, और जो मतलब नेगेटिव में रहा है प्रीवियस ईयर का, उसको माइनस करके ये इनको देते थे। तो ये साइकिल ऐसा हो जाता था कि एक टाइम पे जो है इनके पास कुछ बचता ही नहीं था फार्मर्स के पास। मीन्स इनको एडवांस भी नहीं मिलते थे कि भाई आप अपने आप ही खेती करो और हमें दो।
अब तुम जो है कर्जे में आ गए हो। तो इस तरह से आप देख सकते हो कि कितना ज़्यादा ऑपरेशन होता था इस इंडिगो की खेती में पीजेंट्स का। और जो ऑपरेशन कौन करते थे? ब्रिटिश प्लांटर्स, ब्रिटिश नहीं यूरोपियन प्लांटर, और कंट्री से भी थे। यहाँ पे जो प्लांटर्स थे यूरोप से काफ़ी ज़्यादा प्लांटर्स थे। तो वो सब जो है काफ़ी ज़्यादा ऑपरेशन करते थे प्लांटर्स का। और जो ये रिवोल्ट हुआ था इसे जो है सपोर्ट किया गया था प्रेस के द्वारा भी और मिशनरीज के द्वारा भी। इसका एग्जाम्पल है हरीश चंद्र मुखर्जी। हरीश चंद्र मुखर्जी जो है ये एक बंगाली जर्नलिस्ट थे। इन्होंने अपने न्यूज़पेपर, इनके न्यूज़पेपर का नाम था द हिंदू पेट्रोइट। इसमें जो है डिस्क्राइब किया था कि पीजेंट के साथ क्या क्या किया जा रहा है बंगाल में, पीजेंट के ऊपर कितना ज़्यादा मतलब उनका ऑपरेशन किया जा रहा है प्लांटर्स के द्वारा। ये सब इन्होंने अपने न्यूज़पेपर द हिंदू पेट्रोइट में मेंशन किया था। ये भी प्रीलिम पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट हो जाता है। पूछा जा सकता है कि द हिंदू पेट्रोइट न्यूज़पेपर जो है वो किसके द्वारा लिखा गया था? तो ये न्यूज़पेपर था हरीश चंद्र मुखर्जी का। या फिर सिंपली पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन जो है वो एसोसिएटेड थे इंडिगो रिवोल्ट से? तो हरीश चंद्र मुखर्जी, और इनके न्यूज़पेपर का नाम भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है दीन बंधु मित्रा। दीन बंधु मित्रा जो है ये एक बंगाली राइटर थे, ड्रामेटिस्ट थे। इन्होंने एक प्ले लिखा था नील दर्पण के नाम से। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको ध्यान रखना है। नील दर्पण जो है ये किसके ऊपर लिखा गया था? इंडिगो रिवोल्ट के ऊपर लिखा गया था। किसके द्वारा? दीन बंधु मित्रा के द्वारा। इस जो ये नील दर्पण था इसमें मेंशन किया गया था कि किस तरह से ट्रीट किया जाता है इंडियन पीजेंट्री को इंडिगो प्लांटर्स के द्वारा। और ये कब पब्लिश हुआ था? ये पब्लिश हुआ था 1860 में, 1860 में ये पब्लिश हुआ था। और इसमें क्या हुआ था उसके बाद जो है गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया था इंडिगो कमीशन। मीन्स इंडिगो रिवोल्ट के रिजल्ट में क्या रहा? इंडिगो रिवोल्ट का रिजल्ट ये रहा कि गवर्नमेंट ने अपॉइंट की इंडिगो कमीशन। और ये जो है ऑर्डर इशू किया गया था नवंबर 1860 में, जहाँ पे नोटिफाई किया गया कि ये इलीगल है राइट को फोर्स करना इंडिगो कल्टीवेट करने के लिए। मीन्स राइट्स राइट्स यहाँ पे पीजेंट्स के लिए यूज किया जाता है। जो राइट्स हैं उनको फोर्स नहीं कर सकते, ये इलीगल है। आप उन्हें फोर्स नहीं कर सकते नील की खेती करने के लिए। तो यहाँ पे रिजल्ट क्या रहा? रिजल्ट भी इंपॉर्टेंट है। रिजल्ट जो है वो पीजेंट्स के फेवर में रहा, पीजेंट्स की विक्ट्री यहाँ पे रही थी। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। और किस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं इंडिगो रिवोल्ट पे वो भी एक बार हम देख लेते हैं। प्रीलिम में किस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं? फर्स्ट तो यही कि कब हुआ था? 1859 से 60 में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? बंगाल में हुआ था। लीडर कौन थे? लीडर थे विष्णु चरण विश्वास और दिगंबर विश्वास, इसके लीडर थे। इसे नील विद्रोह भी बोला जाता था। और किसके अगेंस्ट हुआ था? ये जो है यूरोपियन प्लांटर्स के अगेंस्ट हुआ था। और इसमें जो है प्रेस और मिशनरीज का इसे सपोर्ट रहा था। हरीश चंद्र मुखर्जी एक बंगाली जर्नलिस्ट थे जिन्होंने अपने न्यूज़पेपर द हिंदू पेट्रोइट में इसके बारे में मेंशन किया था। दीनबंधु मित्रा ने इसके ऊपर जो है एक ड्रामा लिखा था नील दर्पण के नाम से। कब लिखा था? 1860 में लिखा था। इसके रिगार्डिंग एक इंडिगो कमीशन भी बनी थी। इंडिगो कमीशन ने बोला था कि ये इलीगल है, आप राइट को फोर्स नहीं कर सकते नील की खेती करने के लिए। और इसका रिजल्ट क्या रहा था? रिजल्ट रहा था पीजेंट्स की विक्ट्री हुई थी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट रिवोल्ट की तरफ। नेक्स्ट जो है ये हुआ था पावना मूवमेंट। पावना मूवमेंट जो है ये कब हुई थी? ये हुई थी 1873 से 76 में। कहाँ पे हुई थी? बंगाल में ये हुई थी। ये क्यों हुई थी? यहाँ पे जो है कुछ लैंडलॉर्ड थे जो फोर्सफुली कलेक्ट करते थे रेंट और लैंड टैक्सेस। ओके, चलो रेंट और लैंड टैक्सेस तो वो लेते ही थे, बट क्या बहुत ही जल्दी जल्दी वो इन्हेंस करते थे टैक्सेस को भी और रेंट को भी, जिसकी वजह से पीजेंट्स की काफी बुरी कंडीशन थी। एक तो वो पहले ही बहुत गरीब थे, पुअर पीजेंट, वो कहाँ से इतना रेंट दे? आगे से आप बढ़ाए जा रहे हो रेंट को भी टैक्सेस को भी। तो ये इसका मेन कारण था। उसके बाद जो है क्या हुआ था? डिक्लाइन हुआ था उस ईयर में जूट की प्रोडक्शन में। जो ये पाबना रीजन है ये बंगाल में है। और यहाँ पे जूट की खेती सबसे ज्यादा की जाती है। और क्या हुआ था? जूट प्रोडक्शन में काफी डिक्लाइन आया था 1870s में, जिसकी वजह से क्या हुआ था? फेमाइन आ गया था, अकाल पड़ गया था। और ऐसे में क्या कर रहे हैं ये लैंडलॉर्ड? ये डिक्लेयर कर रहे हैं कि भाई हम लैंड के टैक्स को बढ़ा रहे हैं। तो क्या होगा? रेबेलियन ही होगा। भाई उनके घर में खाने तक को तो है नहीं, वो आपको कहाँ से ज्यादा टैक्स दें? वो जितना दे पा रहे हैं वो भी नहीं, वो देना उनके लिए इतना मुश्किल है, फेमाइन सिचुएशन है। तो आप ऐसे में जो है उनको बोल रहे हो कि हमने बढ़ा दिया है। तो क्या होगा? रिवोल्ट ही होगा, रेबेलियन ही होगा ऐसी सिचुएशन में तो। प्लस में इसका एक और कारण था। इसका दूसरा कारण जो था वो था
बंगाल टेनेंसी एक्ट पास हुआ था 1885 में। बंगाल टेनेंसी एक्ट ये पास हुआ था 1885 में। इसमें क्या था, इसमें ऑक्यूपेंसी राइट दिए गए थे टेनेंट्स को, ऑक्यूपेंसी राइट, ऑक्यूपेंसी राइट्स दिए गए थे किसे, टेनेंट्स को। तो क्या था, यहाँ पे जो जमींदार थे वो इन राइट को लेने से रोक रहे थे टेनेंट्स को, जमींदार, टू प्रिवेंट ऑक्यूपेंट फ्रॉम एक्वायरिंग दिस ऑक्यूपेंसी राइट। इस वजह से भी जो है पीजेंट जो है अगेंस्ट थे जमींदार के, मीन्स लैंडलॉर्ड्स के। लैंडलॉर्ड्स को ही यहाँ पे जमींदार टर्म भी यूज कर सकते हैं, जमींदार। ओके तो क्या क्या कारण थे, सबसे पहला तो जो है फेमाइन हुआ था, जूट प्रोडक्शन कम हुई थी, ऊपर से जो लैंडलॉर्ड है, जो जमींदार है, उन्होंने टैक्स बढ़ा दिया था। तीसरा जो है जो टेनेंट्स थे वो अपने राइट भी यूज नहीं कर पा रहे थे क्योंकि जमींदार उन्हें रोक रहे थे ऐसा करने से। तो ये तीन सिचुएशन हुई थी जिसकी वजह से पावना मूवमेंट हुआ था। और इसमें क्या हुआ था, मई 1873 में एग्रेरियन लीग इन्होंने बनाया, और जिसे कहाँ पे ये बनाया था, ये बनाया था यूसुफ शाही परगना में, पाबना डिस्ट्रिक्ट की। और इसे जो है लीड किसके द्वारा किया जा रहा था, मीन्स इसके लीडर कौन थे, ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसके लीडर थे ईशान चंद्र रॉय। ईशान चंद्र रॉय जो है वो लीडर थे अग्रेरियन लीग के। और इस स्ट्रगल को जो है सपोर्ट किया गया था बंकिम चंद्र चटर्जी, आरसी दत्त और सुरेंद्र नाथ बैनर्जी की इंडियन एसोसिएशन के द्वारा। ओके तो पावना मूवमेंट से क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, पावना मूवमेंट कब हुआ था, ये हुआ था 1873 से 76 में। कहाँ पे हुआ था, बंगाल में हुआ था। किसके अगेंस्ट ये हुआ था, ये जमींदार और लैंडलॉर्ड के अगेंस्ट हुआ था। क्यों हुआ था, क्योंकि जो है यहाँ पे जो है फेमाइन सिचुएशन हो गई थी, जूट प्रोडक्शन कम हो गया था, ऊपर से लैंडलॉर्ड ने जो है रेंट और टैक्सेस बढ़ा दिए थे। थर्डली जो है जो टीनेंट ऑक्यूपेंसी बंगाल टेनेंसी एक्ट था 1885 जिसके अंडर जो ऑक्यूपेंसी राइट दिए गए थे टीनेंट को, जमींदार उन्हें लेने से रोक रहे थे, अपने ऑक्यूपेंसी राइट जो है टेनेंट्स को नहीं लेने दे रहे थे। तो ये कुछ कारण थे जिस वजह से ये पावना मूवमेंट हुई थी। और सबसे मेन इसमें क्या है कि एग्रेरियन लीग बना था। तो पूछा जा सकता है कि एग्रेरियन लीग जो है वो कब बना था और किस मूवमेंट के उसमें बना था, तो पावना मूवमेंट में बना था ये एग्रेरियन लीग, 1873 में बना था, यूसुफ शाही परगना में बना था, पावना डिस्ट्रिक्ट की। इसके लीडर भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, इसके लीडर थे ईशान चंद्र रॉय। और इसको किस किस का सपोर्ट मिला था, ये जो है स्टेटमेंट बेस्ड में पूछा जा सकता है कि इसको सपोर्ट मिला था बंकिम चंद्र चटर्जी, आरसी दत्त, सुरेंद्र नाथ बैनर्जी की इंडियन एसोसिएशन का। तो ये सब जो है काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओ सॉरी, नेक्स्ट मूवमेंट नेक्स्ट जो है ये हुई थी रंगपुर अपराइजिंग। रंगपुर अपराइजिंग जो है ये हुई थी 1783 में। कहाँ पे ये हुई थी, ये हुई थी बंगाल में। ओके रंगपुर अपराइजिंग कहाँ हुई थी, बंगाल में हुई थी, 1783 में हुई थी। अब हम देख लेते हैं ये क्यों हुआ था। यहाँ पे जो पीजेंट थे रंगपुर डिस्ट्रिक्ट के, उन्होंने रेबिलियन किया था किसकी लीडरशिप के अंडर, एक स्मॉल लैंड होल्डर थे जिनका नाम था धीरज नारायण। मीन्स धीरज नारायण की लीडरशिप के अंडर ये रिवोल्ट हुआ था। इसे फर्स्ट टफ पीजेंट रेबिलियन भी कहा जाता है। जो किसके अगेंस्ट हुआ था, ये हुआ था अगेंस्ट ईस्ट इंडियन कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी के अगेंस्ट के रूल के अगेंस्ट ये हुआ था। और इसमें जो है अनकवर किया गया था कुछ बुराइयों को, जैसे कि इजारदारी सिस्टम। इजारदारी सिस्टम जो है ये किससे रिलेटेड है, ये रिलेटेड है जो कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन का सिस्टम है उससे रिलेटेड है। तो आपको पता होना चाहिए कि इजारदारी सिस्टम क्या होता है। इजारदारी सिस्टम जो है ये लॉन्च किया गया था 1773 में, किसके द्वारा, वॉरेन हॉस्टिंग के द्वारा। वॉरेन हॉस्टिंग ने इसे लॉन्च किया था 1773 में। इसमें क्या होता है, इसमें माना जाता है कि जो लैंड है वो किसकी प्रॉपर्टी है, स्टेट की प्रॉपर्टी है। जो पूरी की पूरी लैंड है वो स्टेट की प्रॉपर्टी है। स्टेट का मतलब क्या है, स्टेट का मतलब है गवर्नमेंट। ये जो जमीन है वो गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है। और इसमें जो रेवेन्यू कलेक्शन का राइट है वो किसे दिया जाएगा, रेवेन्यू कलेक्शन का राइट दिया जाएगा हाईएस्ट बिडर को। यहाँ पे बिडिंग कराई जाती थी, हाईएस्ट बिडर को जो है वो राइट दिया जाता था रेवेन्यू कलेक्शन का। ये होता था इजारदारी सिस्टम। सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चन पूछा गया था एचसीएस के एग्जाम में 2021 में, बट ये जो है ये मुगल पीरियड से रिलेटेड था, मींस मिडिवियल से ये क्वेश्चन आया था।
वहां पे पूछा गया था कि हाईएस्ट बिडिंग के थ्रू जो कलेक्शन होती थी रेवेन्यू की, उस सिस्टम को मुगल टाइम में क्या बोला जाता था। तो ये भी पूछा जा सकता है कि मॉडर्न टाइम में से क्या बोला जाता था, तो ये आपको ध्यान रखना है। इजारदारी सिस्टम काफी इंपॉर्टेंट है। इजारदारी सिस्टम को लॉन्च किया गया था 1773 में, वॉन हॉस्टिंग के द्वारा किया गया था। इसमें माना जाता था कि जो स्टेट है, जो प्रॉपर्टी है, जो लैंड है, वो स्टेट ही उसका ओनर है, मीन्स गवर्नमेंट उसकी ओनर है। रेवेन्यू कलेक्शन का राइट हाईएस्ट बिडर को दिया जाता था। इस सिस्टम को इजारदारी सिस्टम बोलते थे। ओके। और ये जो रेबेलियन है ये कहाँ कहाँ पे फैला था कि इसमें ये हुआ था रांची में, हजारीबाग में, पलमाऊ में और मनभूम में। और 2 साल तक ये चला। रंगपुर अपराइजिंग जो है काफी मतलब रिग्रेसिव वे में रहा, काफी ज्यादा एग्रेसिव वे में ये रहा था। 2 साल तक ये चला। स्ट्रॉन्ग कन्फ्रंटेशन किया था पीजेंट ने। बट क्या रिजल्ट रहा? रिजल्ट रहा कि वो हार गए। जब भी वॉयलेंट वे में आप ब्रिटिशर्स से लड़ते थे तो उसका रिजल्ट जो है नेगेटिव ही रहता था, क्योंकि ब्रिटिशर्स के पास क्या थे? मॉडर्न वेपन्स थे। ओके। तो मॉडर्न वेपन्स की हेल्प से जो है ब्रिटिशर्स ने इस अपराइजिंग को सप्रेस कर दिया था। तो एक बार हम फटाफट रिवाइज कर लेते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट है रंगपुर अपराइजिंग में। रंगपुर अपराइजिंग में जो इंपॉर्टेंट है वो है ये 1783 में हुआ था, बंगाल में हुआ था। लीडर इसके धीरज नारायण थे। इसे फर्स्ट टफ पीजेंट रेबेलियन भी बोला जाता है। ये किसके अगेंस्ट हुआ था? ये हुआ था ईस्ट इंडिया कंपनी के अगेंस्ट। इसमें जो है कुछ बुराइयों को अनकवर किया गया, जैसे कि इजारदारी सिस्टम। इजारदारी सिस्टम की अगर हम बात करें तो इसे 1773 में लाया गया था वॉन हॉस्टिंग के द्वारा। और इसमें जो है रेवेन्यू कलेक्शन का राइट दिया जाता था हाईएस्ट बिडर को। और इसमें लैंड के ओनर किसे माना जाता था? स्टेट को माना जाता था। ओके। और ये रेबिलियन किस एरिया में फैला? रांची में, हजारीबाग में, पलमाऊ में और मनभूम में। रिजल्ट क्या रहा? रिजल्ट इसका रहा, इसे जो है ब्रिटिशर्स ने बहुत ही ज्यादा एग्रेसिवली सप्रेस कर दिया था विद द हेल्प ऑफ देयर मॉडर्न वेपन्स। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट मूवमेंट की। नेक्स्ट हुई थी मपीला रेबिलियन। मपीला रेबिलियन जो है ये हुआ था 1921 में मालाबार। मालाबार मीन्स केरला, केरला रीजन में ये हुआ था। 1921 में हुआ था। इसे मपीला रेबिलियन को मोपला रेबिलियन भी बोला जाता है। ये जो है कल्मिनेशन है। कल्मिनेशन मीन्स हाईएस्ट पोजीशन पे आ जाना। ये एक सीरीज ऑफ राइट्स थी जो मपीला मुस्लिम के द्वारा की जा रही थी। बहुत लंबे टाइम से ये चल रही थी। 1921 में ये जो है अपनी हाई पीक पे आई थी। ओके। सीरीज थी ये राइट्स की मपीला मुस्लिम के द्वारा केरला में 19th और अर्ली 20th सेंचुरी से हो रही थी। किसके अगेंस्ट हो रही थी? ये ब्रिटिश और हिंदूज के अगेंस्ट। क्योंकि यहाँ पे क्या था? हिंदू लैंडलॉर्ड थे और जो मुस्लिम थे वो टीनेंट्स थे। वो जो है यहाँ पे जमीन पे काम करते थे और लैंडलॉर्ड जो थे वो हिंदू थे। तो बेसिकली जो एक्सप्लॉयटेशन उनका होता था उसके अगेंस्ट ये जो है मूवमेंट कर रहे थे मालाबार में, नॉर्दर्न केरला में। ये एक आर्म्ड रेबिलियन था, आर्म्ड रिवोल्ट था, जिसे लेड किया गया था वरियम कुन्नाथ कुंजा हामिद हाजी के द्वारा। ओके। इसके लीडर का नाम भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, वरियम कुन्नाथ कुंजा हामिद हाजी। इसका मेन कारण क्या था? मेन कारण था लैंड टैक्स। वही सेम, लैंड टैक्सेस बहुत ज्यादा लिए जा रहे थे। पुअर पीजेंट्री की एक्सप्लॉयटेशन की जा रही थी। और इस एरिया में जो मपीला थे वो मुस्लिम थे, मपीला मुस्लिम। और ये पुअर पीजेंट भी थे, पुअर पीजेंट, जिन्हें एक्सप्लॉइट किया जा रहा था लैंडलॉर्ड के द्वारा। और जो लैंडलॉर्ड थे वो यहाँ पे हिंदू थे। ओके। बेसिकली ये मूवमेंट जो थी पुअर पीजेंट्री की थी अगेंस्ट लैंडलॉर्ड, जिसे बाद में जो है हिंदू मुस्लिम का जो है ढांचा दे दिया गया था। ओके। ये रिवोल्ट जो है फेल इनटू द ट्रैप ऑफ हिंदू मुस्लिम राइट। था तो ये पीजेंट और लैंडलॉर्ड, बट इसे जो है मतलब एक ऐसा रूप दे दिया गया कि हिंदू मुस्लिम राइट का रूप इसे दे दिया गया था। और ये क्या हुआ था? ड्यूरिंग द पीरियड देयर वाज कल्मिनेशन वाज रेज्ड फॉर द फुलफिलमेंट ऑफ फ्रीडम फॉर मुस्लिम। यहाँ पे खिलाफत मूवमेंट भी, ये जो है कब हुआ था? 1921 में हुआ था। उस टाइम पे खिलाफत मूवमेंट भी हुआ था। खिलाफत, खिलाफत मूवमेंट। पहले तो आपको पता होना चाहिए कि भाई खिलाफत मूवमेंट क्या था। खिलाफत मूवमेंट जो है ये इंडियन मुस्लिम ने स्टार्ट किया था। किस लिए? टू रिस्टोर खैलिफ। ओके। टू रिस्टोर द पोजीशन ऑफ खैलिफ, जो किसकी थी? ओटोमन एम्पायर में थी, ओटोमन के सुल्तान की। ओटोमन एम्पायर में जो ओटोमन के सुल्तान थे उन्हें ये दर्जा दिया गया था खैलिफ का।
तो उनके पोजीशन को रीस्टोर करने की बात की गई थी। अब यहाँ पे आपको दिमाग में आया होगा कि भाई रीस्टोर क्यों करना था उनको, क्योंकि उस टाइम पे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई थी, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में रिजल्ट क्या रहा था, एक तरफ तो थे इसमें यूके मीन्स ब्रिटेन, फ्रांस और रशिया, दूसरी तरफ थे इसमें जर्मन मीन्स जर्मनी, ओटोमन एम्पायर और ऑस्ट्रिया। तो ये जो है हार गए थे और जीत हुई थी इनकी। तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया था, यूके वगैरह ने मिलकर कहा कि जो ओटोमन एम्पायर है इसके खलीफ को जो है हटा दिया जाएगा और जो रूल है वो इनके पसंद के बंदे को दिया जाएगा। तो खलीफ को हटाने की बात पे जो है इन्होंने रिवोल्ट किया था इंडियन मुस्लिम ने विद द नेम खिलाफत मूवमेंट, कि भाई रिस्टोर किया जाए हमारे खलीफ को, जो ओटोमन के सुल्तान को जो दर्जा दिया गया है। और जो ये होते थे ये पॉलिटिकल हेड होते थे मुस्लिम के, खलीफ का मतलब है पॉलिटिकल हेड ऑफ मुस्लिम। तो जो ये मूवमेंट हुई थी ये स्टार्ट तो हुई थी एज अ खिलाफत मूवमेंट, बट इसने जो है क्या हुआ, यहाँ के जो मुस्लिम थे, मपीला मुस्लिम इन्हें बोलते हैं, ये इन्होंने रिवोल्ट करना स्टार्ट कर दिया हिंदू लैंडलॉर्ड के अगेंस्ट। तो ये हिंदू मुस्लिम राइट बन के रह गया था। तो आपको क्लियर हो गया होगा मपीला रेबिलियन के बारे में और इसका लिंक कैसे था खिलाफत मूवमेंट के साथ, वो भी आपको क्लियर हो गया होगा। तो हम नेक्स्ट रिवोल्ट की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट है डेक्कन अपराइजिंग। डेक्कन अपराइजिंग जो है ये हुई थी 1875 में। कहाँ पे हुई थी, ये हुई थी महाराष्ट्र में। कहाँ हुई थी, महाराष्ट्र में हुई थी, 1875 में हुई थी। क्या कारण थे इसके, क्या रिजल्ट रहा, वो हम देख लेते हैं। जो डेक्कन पीजेंट अपराइजिंग हुई थी ये किसके अगेंस्ट थी, ये थी मारवाड़ी और गुजराती मनी लैंडर्स के अगेंस्ट। तो मेन चीजें जो है ये आपको ध्यान रखना है किसके अगेंस्ट हुई थी, क्योंकि ये सब जो है डिफरेंट डिफरेंट, कोई हिंदू लैंडलॉर्ड के अगेंस्ट हुई थी, कोई ब्रिटिश प्लांटर के अगेंस्ट हुई थी, कोई यहाँ पे मारवाड़ी और गुजराती मनी लैंडर्स। तो आपको ध्यान रखना है कि कौन सी अपराइजिंग किसके अगेंस्ट हुई थी। तो डेक्कन अपराइजिंग हुई थी मारवाड़ी और गुजराती मनी लैंडर के अगेंस्ट। और यहाँ पे क्या था, जो रायट्स थे वो काफी सफर कर रहे थे, हैवी टैक्सेशन था रैयतवारी सिस्टम के अंडर। रैयतवारी सिस्टम भी काफी इंपॉर्टेंट है, इसको हम जो है लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट के बारे में जहां हम बात करेंगे, लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट, वहां पे हम डिटेल में बात करेंगे इन तीनों सिस्टम की, रैयतवारी, महलवारी और परमानेंट लैंड सेटलमेंट। ओके, तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। जो रैयत थे वो काफी ज्यादा हैवी टैक्सेशन फेस कर रहे थे रैयतवारी सिस्टम के अंडर, और जो लैंड रेवेन्यू था वो बढ़ा दिया गया था 50% से। देखो भाई कितना ज्यादा लैंड रेवेन्यू बढ़ा दिया, सीधा 50% से बढ़ा दिया। 1867 में ऐसा किया गया था, लैंड रेवेन्यू बढ़ाया गया था 50% से। ऑलरेडी हैवी टैक्सेशन था रैयतवारी सिस्टम के अंडर, ऊपर से 50% और बढ़ा दिया। और उसके बाद जो है पीजेंट जो थे महाराष्ट्र के कुछ पार्ट्स में, जैसे कि पुणे, सतारा, अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट में, उन्होंने रिवोल्ट कर दिया इंक्रीजिंग एग्रेरियन डिस्ट्रेस। तो एग्रेरियन डिस्ट्रेस हो गया, काफी ज्यादा टैक्सेशन हो गया, और एग्रेरियन डिस्ट्रेस जो है काफी ज्यादा हो गया, ऊपर से मनी लेंडर की एक्सप्लॉयटेशन। और तो इसका रिजल्ट क्या रहा, इन्होंने 1874 में क्या किया, सोशल बॉयकॉट कर दिया था। किसका किया था, मनी लेंडर्स का। जो राइट्स हैं इन्होंने ऑर्गेनाइज किया एक सोशल बॉयकॉट मूवमेंट अगेंस्ट मनी लेंडर। इसमें इन्होंने किया कि जो डोमेस्टिक हेल्प जाती है मनी लेंडर के घर हेल्प करने, वो भी काम पे नहीं जाएंगी। जो बार्बर हैं वो इनके लिए काम नहीं करेंगे, जो कारपेंटर हैं वो इनके लिए काम नहीं करेंगे, वॉशरमैन इनके लिए काम नहीं करेंगे। इस तरह से जो राइट्स हैं उन्होंने जो है बॉयकॉट किया था, सोशल बॉयकॉट किया था मनी लेंडर का। और जो यहाँ राइटर हैं उनका पर्पस जो था वो क्या था, ऑब्टेन करना और डिस्ट्रॉय करना बॉन्ड, डेक्री और कोई भी जो दूसरा डॉक्यूमेंट है जो पोजेशन में है मनी लेंडर के, मीन्स मनी लेंडर के घर पे इन्होंने हमला किया, वहां से जो बॉन्ड रखे हुए थे, डेक्रीज थी या फिर कोई डॉक्यूमेंट थे मनी लेंडर की पोजेशन में, उन सबको लेकर इन्होंने जला दिया था। क्योंकि इसी की वजह से जो है इनका काफी ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था, और इनका एक्सप्लॉयटेशन कौन ज्यादा कर रहे थे, मनी लेंडर्स। तो बेसिकली ये मनी लेंडर के अगेंस्ट था, सोशल बॉयकॉट मूवमेंट भी इसमें चलाई थी। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि कौन कौन से एरिया में ये हुआ था, पुणे, सतारा और अहमदनगर में। इसके साथ साथ यस, पुणे, सतारा और अहमदनगर में ये हुआ था। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट की। तो आई होप डेक्कन अपराइजिंग के बारे में भी आपको क्लैरिटी हो गई होगी। इसमें क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, इसमें ये बन सकता है कि भाई डेक्कन अपराइजिंग कब हुई थी, 1875 में हुई थी, कहाँ हुई थी, महाराष्ट्र में हुई थी, किसके अगेंस्ट हुई थी,
मारवाड़ी और गुजराती मनी लेंडर के अगेंस्ट हुई थी, और इसमें सोशल बॉयकॉट का इन्होंने यूज किया था। इसमें काफी ज्यादा हैवी टैक्सेशन होता था रैयतवाड़ी सिस्टम के अंडर, ऊपर से इसे 50% बढ़ा दिया गया था 1867 में। और कहाँ कहाँ पे ये हुई थी, महाराष्ट्र के किस पार्ट में हुई थी, पुणे में हुई थी, सतारा में हुई थी, अहमदनगर में हुई थी। और बाकी इनका जो मेन इन्होंने क्या किया था, इन्होंने डिस्ट्रॉय किए थे बॉन्ड को, डेक्री को, और जो अभी दूसरे डॉक्यूमेंट हैं जो मनी लेंडर की पोजेशन में थे उनको इन्होंने डिस्ट्रॉय किया था। नेक्स्ट हम बात करेंगे चंपारण सत्याग्रह की। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ, ये हुआ था 1917 में। कहाँ पे हुआ था, बिहार में हुआ था। इसमें क्या था, जो पीजेंट थे वो इंडिगो की खेती करते थे, नील की खेती करते थे चंपारण डिस्ट्रिक्ट में, बिहार की, जो काफी ज्यादा ओप्रेसिव थी, बहुत ज्यादा एक्सेसिवली इनको ओप्रेस किया जा रहा था यूरोपियन प्लांटर्स के द्वारा। हमने अभी इंडिगो रिवोल्ट के बारे में भी पढ़ा था, इंडिगो रिवोल्ट जो कहाँ हुआ था, बंगाल में हुआ था। ओके, तो वहां भी क्या था, वहां भी जो इंडिगो प्लांटर्स थे, यूरोपियन प्लांटर थे, वो एक्सप्लॉइट कर रहे थे पीजेंट्स को। तो वहां पे तो लो कर दिया गया कि भाई आप एक्सप्लॉइट नहीं कर सकते हो, तो वो बंगाल से कहाँ आ गए थे, बिहार में आ गए थे। तो अब इन्होंने क्या कहाँ काम स्टार्ट कर दिया था, बिहार में। तो अब बिहार में भी पीजेंट की सिचुएशन ऐसी ही हो गई थी, तो बिहार में 1917 में ये रिवोल्ट हुआ था। और किनके द्वारा किया गया था, जो इंडिगो की खेती कर रहे थे। ओके, क्योंकि जो इंडिगो के प्लांटर्स थे, यूरोपियन प्लांटर थे, वो काफी एक्सप्लॉइट कर रहे थे यहाँ भी पीजेंट्स को। तो जो पीजेंट थे, इंडिगो प्लांटेशन जो कर रहे थे चंपारण डिस्ट्रिक्ट बिहार में, उनको काफी ज्यादा ऑपरेशन किया जा रहा था यूरोपियन प्लांटर्स के द्वारा। इन्हें जो है फोर्स किया जा रहा था, कंपेल किया जा रहा था कि भाई आप इंडिगो की खेती करो, कम से कम 3/20 ऑफ देयर लैंड। 3/20 मतलब कि तीसरे हिस्से में, 20 के तीसरे हिस्से में जो है आपको अपनी लैंड के जो है इंडिगो उगाना ही उगाना है। और पहली बात तो यही कि भाई आप फोर्स कर रहे हो, ये तो आपको करना ही पड़ेगा। दूसरी बात ये कि आपको फिक्स प्राइस पे, जो प्लांटर के द्वारा प्राइस फिक्स किया गया है, उसी पे सेल करना है। ओके, तो ये भी कितना ज्यादा ऑप्रेसिव है कि भाई वो अपना प्राइस भी डिसाइड नहीं कर सकते। प्राइस भी कौन डिसाइड करेगा, प्लांटर डिसाइड करेगा कि भाई कितने प्राइस में हम आपसे लेंगे। तो दोनों ही काफी ज्यादा एक्सप्लोइटेटिव है। 3/20 की बात कर लेते हैं, तो इसे तीन कठिया सिस्टम भी बोलते हैं, तीन कठिया। अब आपके दिमाग में आया होगा कि भाई इसे तीन कठिया सिस्टम क्यों बोला जाता है। तीन कठिया सिस्टम से इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये एक मेजरमेंट यूनिट थी जो बिहार में यूज किया जाता था। मेजरमेंट यूनिट एक बीघा, एक बीघे में जो है 20 कट्ठा होता था, 20 कट्ठा। और उस 20 कट्ठे में से जो है 3 कट्ठे में जो है उगाना होता था नील, मीन्स इंडिगो। तो इसीलिए तीन से तो तीन ही हो गया, तीन कठिया, तीन कट्ठा। तो कट्ठा से क्या हुआ, कठिया, तीन कठिया सिस्टम, इसलिए इसे तीन कठिया सिस्टम बोलते हैं। आई होप यहाँ भी आपको क्लैरिटी आ गई होगी कि इसे तीन कठिया सिस्टम क्यों बोला जाता था। देन 1917 में क्या हुआ, महात्मा गांधी चंपारण पहुंचे और उन्होंने जो है डिटेल इंक्वायरी की कि पीजेंट्री की कैसी कंडीशन है। फिर जून 1917 में गवर्नमेंट ने अपॉइंट की थी एक इंक्वायरी कमेटी, जिसमें गांधी जी भी एक मेंबर थे। इस इंक्वायरी कमेटी के गांधी जी भी मेंबर थे। गवर्नमेंट के द्वारा ये कमेटी अपॉइंट की गई थी जून 1917 में। और इसके बाद क्या रिजल्ट रहा इसका, इसका रिजल्ट रहा कि चंपारण एग्रेरियन एक्ट बनाया गया 1918 में, जिसमें क्या किया गया, टीनेंट को फ्री कर दिया गया फ्रॉम द स्पेशल इम्पोजिट जो लेवी किए गए थे इंडिगो प्लांटर्स के द्वारा। बेसिकली ये भी जो है फेवर में रहा पीजेंट्स के। तो आपको ये, आपने अभी तक जो ऑब्जर्व किया होगा, जहाँ पे पीजेंट ने वॉयलेंट प्रोटेस्ट किए उसे सप्रेस कर दिया गया, और जहाँ पे लीगली फॉलो किया गया वहां पे जो है ये फेवर में आया था। किसके फेवर में आया था, पीजेंट के फेवर में ये रहा था। ओके, तो यहाँ भी ये पीजेंट के फेवर में रहा था, चंपारण में भी। तो चंपारण सत्याग्रह में क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ, बिहार में हुआ। गांधी जी का इसमें काफी इंपॉर्टेंट रोल रहा था। ये इसे जो है गांधी जी के अंडर फर्स्ट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट भी बोला जाता है। फर्स्ट क्योंकि इन्होंने मानने से इनकार कर दिया था, इन्हें जो है रोका गया था। वहां के जो डीएम थे उनके द्वारा इन्हें रोका गया था, बट इन्होंने मना कर दिया था कि ये रुके नहीं थे। तो इसे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट भी बोला जाता है, फर्स्ट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट बाय गांधी जी, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है। बाकी तीन कठिया सिस्टम पे बन सकता है कि तीन कठिया सिस्टम जो है वो कौन से सत्याग्रह से या फिर कौन से मूवमेंट से रिलेटेड है, तो ये चंपारण सत्याग्रह से रिलेटेड है। कहाँ पे हुआ था, बिहार में ये हुआ था। किसके अगेंस्ट हुआ था, यूरोपियन प्लांटर्स के अगेंस्ट हुआ था। तो ये ही कुछ क्वेश्चन बनते हैं। बाकी चंपारण एग्रेरियन एक्ट 1918 में आया था,
जिसमें जो किसकी फेवर में आया था, पीजेंट्स की फेवर में ये था। नेक्स्ट हम बात करेंगे खेड़ा सत्याग्रह की। खेड़ा सत्याग्रह जो ये हुआ था 1918 में, कहाँ पे हुआ था, गुजरात में ये हुआ था। 1918 में हुआ था, क्यों हुआ था, क्योंकि क्रॉप फेल हो गई थी खेड़ा डिस्ट्रिक्ट में, गुजरात की क्रॉप जो है वो फेल हो गई थी, और गवर्नमेंट ने मना कर दिया था कि रेमिट नहीं करेंगे, वो मीन्स हटाएंगे नहीं वो लैंड रेवेन्यू, और फुल कलेक्शन की जाएगी लैंड रेवेन्यू की। तो भाई कहाँ से आप कलेक्ट करोगे, उनकी तो क्रॉप ऑलरेडी फेल हो गई है, उनके पास तो खुद खाने को नहीं है, आप बोल रहे हो कि आपको लैंड रेवेन्यू चाहिए, तो क्या होगा, सत्याग्रह ही होगा, रिवोल्ट ही होगा। तो गांधी जी, और गांधी जी के साथ साथ सरदार वल्लभ भाई पटेल ने पीजेंट को सपोर्ट किया इसमें, और उनको एडवाइस किया कि भाई आपको जो है रेवेन्यू पे करने की जरूरत नहीं है, आप विदहोल्ड कर लीजिए रेवेन्यू की पेमेंट को, जब तक कि आपकी रेमिशन की डिमांड को मान ना लिया जाए। ओके, ये सत्याग्रह कब तक चला, जून 1918 तक चला, और गवर्नमेंट का जो डिसीजन था वो पीजेंट के फेयर में आया। गवर्नमेंट ने क्या किया, कंसीड किया डिमांड ऑफ पीजेंट, पीजेंट की डिमांड को उन्होंने मान लिया, कंसीड मीन्स एग्री कर लेना, गवर्नमेंट ने एग्री किया विद द डिमांड ऑफ द पीजेंट। और इसके साथ साथ बट गवर्नमेंट ने ये भी बोला था कि जो दे सकते हैं, जो कैपेबल हैं रेवेन्यू देने के, उनसे जो है कलेक्ट किया जाए, बट जो कैपेबल ही नहीं है उन्हें, उनसे कहाँ से आप लोगे। तो बस बेसिकली गवर्नमेंट ने ये भी बोला था लास्ट में कि भाई जो कैपेबल है उनसे रेवेन्यू कलेक्ट कर लिया जाए। तो क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं खेड़ा सत्याग्रह पे, 1918 में हुआ, गुजरात में हुआ, और इसे जो है सपोर्ट था गांधी जी और सरदार वल्लभ भाई पटेल का। इसमें जो गवर्नमेंट है उन्होंने पीजेंट की डिमांड को मान लिया था, और मेनली क्रॉप फेलियर की वजह से हुआ था। नेक्स्ट है बरदोली सत्याग्रह। बरदोली सत्याग्रह कब हुआ था, ये हुआ था 1928 में, गुजरात में ये हुआ था। क्यों हुआ था, क्योंकि लैंड रेवेन्यू बढ़ा दिया गया था 30% से, कहाँ पे, बरदोली में। बरदोली कहाँ आता है, गुजरात में। किसके द्वारा बढ़ाया गया था, ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा, जिसकी वजह से एक ऑर्गेनाइजेशन बनी जिसने कैंपेन चलाई थी विद द नेम नो रेवेन्यू कैंपेन, कि भाई हम रेवेन्यू ही नहीं देंगे, अब आप 30% बढ़ा रहे हो तो हम देंगे ही नहीं। नो रेवेन्यू कैंपेन इन्होंने चलाई थी। बरदोली पीजेंट्स ने किसकी लीडरशिप के अंडर अंडर ये किया था, वल्लभ भाई पटेल। तो यहाँ पे लीडर भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, किसकी लीडरशिप थी, वल्लभ भाई पटेल की लीडरशिप थी। और जो बरदोली की वुमेन थी, उन्होंने वल्लभ भाई पटेल को टाइटल दिया था सरदार का। तो ये भी पूछा जाता है कि सरदार का टाइटल वल्लभ भाई पटेल को किसने दिया था, ये बरदोली मूवमेंट के टाइम पे जो बरदोली की वुमेन थी, उन्होंने ये टाइटल दिया था वल्लभ भाई पटेल को। और इस मूवमेंट का रिजल्ट क्या रहा, रिजल्ट रहा कि अपॉइंटमेंट किया गया इंक्वायरी कमेटी, इंक्वायरी कमेटी बिठाई गई। और इस इंक्वायरी कमेटी ने क्या कंक्लूजन दिया, इन्होंने कहा कि भाई इतना ज्यादा इंक्रीज करना तो अनजस्टिफाई है, इसे आप जस्टिफाई नहीं कर सकते। 30% लैंड रेवेन्यू बढ़ाना तो बिल्कुल ही जायज नहीं है, आप बढ़ा सकते हैं, बट वो सिर्फ 6.03% बढ़ा सकते हैं। ओके, तो बरदौली सत्याग्रह कब हुआ, 1928 में हुआ, गुजरात में हुआ। इसमें क्या हुआ था, लैंड रेवेन्यू बढ़ा दिया गया था 30% से, और इसकी वजह से जो है किसने बढ़ाया था, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बढ़ाया था। इसकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई जिसने नो रेवेन्यू कैंपेन मूवमेंट चलाई। ये किसकी लीडरशिप में हुआ, वल्लभ भाई पटेल की लीडरशिप में हुआ। और जो वुमेन थी बरदौली की, उन्होंने वल्लभ भाई पटेल को सरदार का टाइटल दिया। उसके बाद जो इस मूवमेंट का रिजल्ट क्या रहा, इस मूवमेंट का रिजल्ट ये रहा कि एक इंक्वायरी कमेटी बैठाई गई जिसने जो है क्या कंक्लूड किया, उन्होंने कंक्लूड किया कि भाई इतना ज़्यादा इंक्रीज करना लैंड रेवेन्यू में ये तो अनजस्टिफाई है, आप इंक्रीज कर सकते हैं बट ओनली 6.03%। नेक्स्ट है नरकल बेरिया अपराइजिंग। नरकल बेरिया अपराइजिंग जो है ये हुई थी 1782 से 1831 में। कहाँ पे हुई थी, बंगाल में हुई थी। इसे टीटू मीर मूवमेंट भी बोला जाता है, नरकल बेरिया अपराइजिंग को टीटू मीर मूवमेंट भी बोला जाता है। इसके लीडर कौन थे, टीटू मीर इसके लीडर थे, इन्हें मीर निथार अली भी बोला जाता है। वेस्ट बंगाल में ये मूवमेंट हुई थी, किसके अगेंस्ट हुई थी, ये हुई थी अगेंस्ट लैंडलॉर्ड, मेनली हिंदू, हिंदू लैंडलॉर्ड थे यहाँ पे, उन्हीं के अगेंस्ट हुई थी। और ऊपर से जो है जो ये लैंडलॉर्ड थे, ये इम्पोज करते थे बियर्ड टैक्स ऑन फेराजीज। भाई बियर्ड टैक्स, ये भी कोई टैक्स है, ऐसे ऐसे टैक्स लगाओगे तो तब तो होगा ही ना मूवमेंट, बियर्ड टैक्स लगा रहे हो आप। और किसके अगेंस्ट हुई थी, हिंदूज के और ब्रिटिश इंडिगो प्लांटर्स के अगेंस्ट ये हुई थी। और बाद में ये मर्ज हो गई थी वहाबी मूवमेंट में, वहाबी मूवमेंट में ये मर्ज हो गई थी। ओके, अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट की, तो पहले हम देख लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं इसको भी, यहाँ पे क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। नरकल बेरिया अपराइजिंग
आपको ये भी नाम ध्यान रखना है। इसे ही टीटू मीर मूवमेंट भी बोला जाता है। 1782 से 1831 में हुआ, बंगाल में हुआ। लीडर इसके थे टीटू मीर। इनका दूसरा नाम मतलब इन्हें मीर निथार अली के नाम से भी जाना जाता है। वेस्ट बंगाल में ये हुई थी, किसके अगेंस्ट हुई थी? हिंदू लैंडलॉर्ड और इंडिगो, ब्रिटिश इंडिगो प्लांटर्स के अगेंस्ट ये हुई थी, और बाद में ये वहाबी मूवमेंट में मर्ज हो गई थी। नेक्स्ट है पागलपंथीज। पागलपंथी मूवमेंट जो है ये 18th सेंचुरी में, लेट 18th सेंचुरी में ये हुई थी, बंगाल में ये हुई थी, और इसे जो है लेड किया गया था करीम शाह के द्वारा, और बाद में उनके बेटे टीपू शाह के द्वारा। स्पेक्ट्रम में ये करम शाह है, करम शाह। स्पेक्ट्रम अगर आपने पढ़ी होगी तो आप पजल हो जाएंगे, करम शाह है या करीम शाह है, बट जनरली मतलब और सब सोर्सेज में करीम शाह मेंशन है, तो आप करेक्ट कर लेना। करीम शाह के द्वारा इसे लेड किया गया था, और उनके बाद में उनके बेटे टीपू शाह के द्वारा इसे लेड किया गया। ये जो है क्यों हुई थी? ये हुई थी टू अपहोल्ड रिलीजियस प्रिंसिपल, अपने रिलीजियस प्रिंसिपल को अपहोल्ड करने के लिए, और उसके साथ साथ लैंडलेस पीजेंट के राइट्स के लिए। कहाँ पे हुई थी? बंगाल में हुई थी। और किसके अगेंस्ट हुई थी? ये हुई थी टू फाइट द ऑपरेशन ऑफ जमींदार और ब्रिटिश। जो ब्रिटिशर्स और जमींदार जो है ऑपरेशन कर रहे थे पीजेंट्स का, उसके अगेंस्ट, उस ऑपरेशन के अगेंस्ट ये हुई थी। जो पागलपंथी मूवमेंट है ये किसके द्वारा की गई थी? ये की गई थी हजोंग और गारो ट्राइब्स, हजोंग एंड गारो ट्राइब्स। ये एक ऐसी मूवमेंट है, इसे आप पीजेंट मूवमेंट में भी रख सकते हैं, सोशल रिलीजियस मूवमेंट में भी रख सकते हैं, ट्राइबल मूवमेंट में भी रख सकते हैं, क्योंकि जो हाजोंग और गारो है ये ट्राइब्स हैं, और इनका एक्सप्लॉयटेशन किया जा रहा था जमींदार और ब्रिटिशर्स के द्वारा, तो आप इसे ट्राइबल मूवमेंट में भी रख सकते हैं। और इसे पीजेंट मूवमेंट में इसलिए रखा जा सकता है क्योंकि ये फाइट कर रहे थे फॉर द राइट ऑफ लैंडलेस पीजेंट। जो लैंडलेस पीजेंट थे उनके राइट के लिए इन्होंने फाइट किया था, तो इसलिए पीजेंट मूवमेंट में भी आ सकती है। और ये अपने रिलीजियस प्रिंसिपल को अपहोल्ड करने के लिए फाइट कर रहे थे, तो सोशल रिलीजियस मूवमेंट में भी ये आ सकती है। तो हमने इसको रखा है पीजेंट मूवमेंट में। पागलपंथी मूवमेंट कब हुई थी? 18th सेंचुरी में हुई थी, बंगाल में हुई थी। करीम शाह और उनके बेटे टीपू शाह ने इसे लेड किया था। हजोंग और गारो ट्राइब के द्वारा ये की गई थी। किस लिए की गई थी? अपहोल्ड करने के लिए रिलीजियस प्रिंसिपल को, और उसके साथ साथ राइट ऑफ लैंडलेस पीजेंट्स के, मीन्स जो लैंडलेस पीजेंट है उनके राइट्स को अपहोल्ड करने के लिए। किसके अगेंस्ट की गई थी? जो ऑपरेशन किया जा रहा था जमींदार और ब्रिटिश, उनके अगेंस्ट ये किया गया था। नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट है तिभागा मूवमेंट। तिभागा मूवमेंट जो है ये हुई थी 1946 से 47 में। कहाँ पे हुई थी? बंगाल में हुई थी। तिभागा का मतलब ही क्या है? तीन भाग, तीन भाग। तिभागा का मतलब है तीन भाग। तिभागा मूवमेंट जो है ये मैनिफेस्ट करती है, हुई थी अनडिवाइडेड बंगाल में, मिड 1940s में हुई थी। इस मूवमेंट में जो है सेंटर अराउंड डिमांड फॉर तिभागा। तिभागा मतलब 2/3 शेयर, कि भाई हमें 2/3 शेयर चाहिए। ये शेयर क्रॉपर्स के द्वारा की गई थी। उन्होंने शेयर क्रॉपर्स ने तिभागा मूवमेंट में बोला था कि हमें जो है जो प्रोडक्शन होती है, जो प्रोड्यूस होता है, उसका 2/3 भाग जो है हमें चाहिए, और 1/3 जो है वो जोतदार को दिया जाएगा। जोतदार मतलब कि जो लैंड ओनर्स हैं उनको। ट्रेडिशनली क्या होता था? हाफ हाफ होता था, मीन्स 50-50, हाफ हाफ। हाफ जो है वो जाता था जो शेयर क्रॉपर्स है उनके पास, और हाफ जाता था जो लैंड ओनर्स हैं उनके पास, मीन्स जोतदार के पास। और इनकी डिमांड थी कि ऐसा नहीं होना चाहिए, हमें 2/3 मिलना चाहिए शेयर क्रॉपर्स को, और 1/3 जाना चाहिए जो लैंड ओनर्स हैं, जोतदार है। इस मूवमेंट को बोला गया था तिभागा मूवमेंट। ओके। और जो कॉलोनियल रूलर थे उन्होंने सभी पॉसिबल रिप्रेसिव मेजर यूज किए थे इस मूवमेंट को दबाने के लिए, क्रैश करने के लिए, और उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था रिन ऑफ टेरर रूरल एरिया में। ये है तिभागा मूवमेंट। अब हम बात कर लेते तिभागा मूवमेंट में क्या इंपॉर्टेंट है। तिभागा मूवमेंट 1946 से 47 में हुई, बंगाल में हुई, और ये जो है शेयर क्रॉपर्स ने यहाँ पे डिमांड की थी कि भाई हमें तीन भाग दिए जाने चाहिए, मीन्स 2/3 ऑफ प्रोड्यूस हमें मिलना चाहिए, और 1/3 जोतदार को मिलना चाहिए। ट्रेडिशनली क्या होता था? हाफ हाफ डिवाइड होता था। तो यही है तिभागा मूवमेंट। कहाँ हुई थी? बंगाल में हुई थी। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं तेलंगाना मूवमेंट की। तेलंगाना मूवमेंट जो है ये हुई थी 1946 से 1952 में। कहाँ पे हुई थी? आंध्र प्रदेश, मीन्स ये आज़ादी के बाद तक चली थी, तो ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है। ओके।
बाकी सब आज़ादी के पहले की हैं, और सिर्फ तेलंगाना मूवमेंट है जो आज़ादी के बाद तक भी चली थी। ये 46 से 52 तक हुई, आंध्र प्रदेश में हुई। तेलंगाना मूवमेंट जो है 1946-52 से आंध्र प्रदेश में हुई। किसके अगेंस्ट हुई थी? जो फ्यूडल ऑपरेशन हो रहा था, फ्यूडल ऑपरेशन ऑफ रूलर्स एंड लोकल लैंड ओनर। ओके, इनके अगेंस्ट थी। किसके अगेंस्ट थी? जो फ्यूडल ऑपरेशन किया जा रहा था रूलर्स और लोकल लैंड ओनर्स के द्वारा। ओके, उनके अगेंस्ट ये मूवमेंट थी। यहाँ पे जो एग्रेरियन सोशल स्ट्रक्चर थी हैदराबाद की, वो काफ़ी ज़्यादा ऑप्रेसिव थी 1920 से ही, और उसके बाद और ज़्यादा ऑप्रेसिव होती जा रही थी। रूरल तेलंगाना की पॉलिटिकल इकोनॉमी में क्या था? जागीरदार थे, देशमुख थे, जिन्हें लोकली डोरा बोला जाता था। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते थे। ऊपर से जो है काफ़ी सीवियर फेमाइन आ गया था। सीवियर फेमाइन मीन्स बहुत ही भयंकर वाला अकाल पड़ गया था तेलंगाना में, तेलंगाना रीजन में 1946 में। और इस वजह से जो है काफ़ी ज़्यादा क्राइसिस आ गए थे टीनेंट्स और शेयर क्रॉपर्स के लिए, और ये जो है ग्राउंड प्रोवाइड करता है इस तेलंगाना मूवमेंट के लिए। दोबारा हम रिवाइज कर लेते हैं। तेलंगाना मूवमेंट 1946 से 52 में हुई, आंध्र प्रदेश में ये हुई। किसके अगेंस्ट हुई थी? ये हुई थी फ्यूडल ऑपरेशन ऑफ द रूलर एंड लोकल लैंड ओनर्स की, ये अगेंस्ट में हुई थी। मीन्स रूलर कौन थे उस टाइम पे? निज़ाम। तो बेसिकली ये किसके अगेंस्ट हुई थी? ये मनी लैंडर और ऑफिशियल ऑफ निज़ाम ऑफ हैदराबाद, निज़ाम ऑफ हैदराबाद के जो ऑफिशियल्स थे और मनी लैंडर्स, इनके अगेंस्ट ये हुई थी, लैंड ओनर्स के अगेंस्ट हुई थी। ओके, तो ध्यान रखना है आपको किसके अगेंस्ट हुई थी? जो ऑफिशियल थे निज़ाम ऑफ हैदराबाद, जो मनी लैंडर थे, जो लैंड ओनर थे, मीन्स जो भी पीजेंट को एक्सप्लॉइट कर रहे थे, उन सभी के अगेंस्ट ये मूवमेंट थी। और क्यों हुई थी? मेन कारण इसका था सीवियर फेमाइन। सीवियर फेमाइन आया था तेलंगाना में 1946 में, और कंडीशन पहले ही अच्छी नहीं थी, काफ़ी ज़्यादा ऑप्रेसिव थी। यहाँ पे 1920 से ही काफ़ी ज़्यादा ऑप्रेसिव जो कंडीशन थी पीजेंट्स की। ऊपर से फेमाइन ने जो है घी में आग डालने का आग में घी डालने का काम किया, सीवियर फेमाइन ने। तो ये जो है इसके कुछ कारण रहे थे। उसके बाद जो है काफ़ी क्राइसिस फेस किए टेनेंट्स ने, शेयर क्रॉपर्स ने, इस वजह से ये रिवोल्ट हुआ था। ये मूवमेंट चली थी, तेलंगाना मूवमेंट आंध्र प्रदेश में। आई होप आपको क्लैरिटी हो गई होगी। सभी जो इम्पोर्टेंट मूवमेंट है हमने जो है उनके बारे में डिस्कस किया, और क्या क्या प्रीलिम पर्सपेक्टिव से क्वेश्चन बनते हैं वो भी हमने डिस्कस किए। तो आज के लिए इतना ही। उससे पहले एक क्वेश्चन आपके लिए भी। आप मुझे ये बताइए कि जो तीन कठिया सिस्टम है, तीन कठिया तीन कठिया सिस्टम, ये किससे एसोसिएटेड है? कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताएंगे कि तीन कठिया सिस्टम जो है वो कौन सी जो है मूवमेंट से रिलेटेड है। ये आपको बताना है कमेंट सेक्शन में। देखते हैं आपने कितने ध्यान से वीडियो देखे है, कितने ध्यान से सुना है। तो आज के लिए इतना ही। आई होप यू लाइक द वीडियो। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय एंड टेक केयर।